हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं मेडिएवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में। और आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? पेशवाओं के बारे में। और आज हम बात करेंगे पहले पेशवा। कौन से पेशवा? पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बारे में। इन्हें पेशवा पद का संस्थापक माना जाता है। इनके बारे में आज चर्चा करेंगे कि किस प्रकार ये प्रथम पेशवा बनते हैं और साहू इनको नियुक्त करता है और यहाँ से पेशवा पद की शुरुआत होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बालाजी विश्वनाथ को। तो पेशवा शब्द जो है वो जुड़ चुका है बालाजी विश्वनाथ के सामने। ये क्या हैं? पहले पेशवा हैं। लेकिन कैसे बने ये समझिए। देखिए यहां लिखा है पेशवा पद का संस्थापक। किसका? पेशवा पद का संस्थापक। जन्म कब हुआ इनका? जन्म कब हुआ? इनका जो जन्म है वो श्रीवर्धन गांव पड़ता है, कोकण प्रदेश। ठीक है। चित्पावन ब्राह्मण थे। क्या थे? चित्पावन ब्राह्मण थे। और 1600 ईस्वी में इनका जन्म होता है। ठीक है। अब देखिए इनके जन्म हो जाने के बाद हुआ क्या कि इनके गांव में इनका झगड़ा हो जाता है मुसलमानों के साथ। इनका नहीं, इनके जो पूर्वज थे, इनके जो परिवार के लोग थे। तो उसके बाद वो तनाव, उस कलह से ये परेशान थे। तो उसके बाद ये आ जाते हैं कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में आके ये जो धनाजी थे, ठीक है, कौन थे? धनाजी थे। इनके यहाँ पे आके नौकरी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? नौकरी कर लेते हैं। और कुछ समय के बाद इनको पूना दौलताबाद का सर सूबेदार क्या कर दिया गया? नियुक्त कर दिया गया। ठीक है। क्या नियुक्त किया गया? सर सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। कोई बात नहीं, नियुक्त कर दिया गया। लेकिन जब धनाजी की स्थिति ऐसी होती है कि वो सोचता है कि मैं किसके पक्ष में जाऊं। एक तरफ तो ताराबाई थी जो नेतृत्व कर रही थी, बहुत सारे मराठा सरदार उसकी ओर चले गए जब विद्रोह हो गया, और कुछ जो हैं वो साहू की ओर जाके मिल गए। तो फिर बालाजी विश्वनाथ के कहने पर बालाजी विश्वनाथ ने सलाह दी थी कि आप साहू की ओर जाके मिल जाइए, तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। तो धनाजी साहू की ओर मिल जाते हैं। ठीक है। अब आगे देखिए, धनाजी की मृत्यु हो जाती है। और धनाजी की मृत्यु के बाद इनका जो बेटा होता है चंद्रसेन, ये क्या बन जाता है? सेनापति बन जाता है। क्या बन जाता है? सेनापति बन जाता है। ठीक है। लेकिन इसका जो झुकाव था वो किसकी ओर था? इसका जो झुकाव था वो था ताराबाई की ओर। इसका झुकाव किसकी ओर था? इसका झुकाव था ताराबाई की ओर। ठीक है। अब ऐसी स्थिति में साहू परेशान रहने लगा कि ये तो ताराबाई का समर्थक है, इससे हमें नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए साहू ने क्या किया? बालाजी को सेना कार्ते के पद पर नियुक्त किया। ठीक है। किस पद पर नियुक्त किया? सेना कार्ते के पद पर नियुक्त किया, ताकि वो सेना की गतिविधियों को ध्यान में रख सके और ये भी देख सके कि चंद्रसेन आखिर कर क्या रहा है। अब कुछ समय के बाद क्या होता है? चंद्रसेन को मालूम हो गया कि इसकी नियुक्ति मेरे ऊपर निगरानी रखने के लिए की गई है। तो कुछ समय के बाद क्या होता है? चंद्रसेन और बालाजी में संघर्ष हो जाता है। चंद्रसेन और बालाजी में क्या हो जाता है? संघर्ष हो जाता है, जिसमें बालाजी क्या होता है? भाग जाता है, जान बचा के भाग जाता है। और वो आके शिकायत किसको करता है? वो शिकायत करता है आके साहू को। साहू को बोलता है कि देखिए ये मुझे मारना चाहता है। ठीक है। तो साहू को भी पता चल गया कि ये ताराबाई का क्या है? पक्षधर है। लेकिन उसी समय क्या होता है? उसी समय एक छोटी सी घटना और घटित हो जाती है। क्या हो जाती है? छोटी सी घटना और घटित हो जाती है
क्या घटित हो जाती है कि जो कान्होजी था ये क्या था, ये मराठाओं की जो जल सेना थी उसका प्रधान सेनापति था। अब इसको परास्त करना चाहता था साहू, क्या करना चाहता था, परास्त करना चाहता था। और ये ताराबाई का क्या था, समर्थक था, क्योंकि चंद्रसेन को मानता था। और चंद्रसेन जब उनकी सेना के अंदर चला गया तो ये भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। तो इसको परास्त करना चाहता था, लेकिन वो परास्त नहीं कर पा रहा था साहू, क्योंकि ये पश्चिमी घाट का सबसे मजबूत और अमीर सूबेदार था। इसके बाद जो जिम्मेदारी है वो 16 नवंबर 1773 को बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बना दिया गया। ठीक है, क्या बना दिया गया, पेशवा बना दिया गया। कब बना दिया गया, 16 नवंबर 1713 को। बात समझ में आई, पेशवा। तो पेशवा का पद धारण किया। पेशवा का पद धारण किया, बात समझ में आई आपको। और कान्होजी को परास्त नहीं कर पा रहे थे, कान्होजी के पास जाता है ये और वार्ता करता है उससे बात करता है और कहता है कि हमें महाराष्ट्र को एक बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए। ठीक है, तो कान्होजी के पास गए और कान्होजी इस बात मान लेता है कि कहता है कि तुम्हें ऐसा कभी महसूस नहीं होगा कि तुम हमारे गुलाम हो या हमारी अधीनता स्वीकार कर रखी है, तो अपनी मनमानी करना, लेकिन एक छत्र के नीचे रह के, ठीक है, एक छत्र के नीचे रहो। तो ये बात कान्होजी के द्वारा मान ली जाती है। अब इनका एक उद्देश्य था कि कैसे भी करके ताराबाई का जो प्रभुत्व चल रहा है उसको क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। क्योंकि दो सेंटर बने हुए थे, एक साहू और दूसरी ताराबाई। ठीक है, बहुत सारे सरदार जो थे वो ताराबाई की ओर भी थे और कुछ सरदार साहू की ओर भी थे। तो साहू ने कहा कि सत्ता का एक केंद्र बनाओ और ताराबाई के प्रभुत्व को समाप्त करो। अब उसके लिए कुछ चीज़ें करना बेहद ज़रूरी था और जिम्मेदारी अब बालाजी विश्वनाथ के हाथों में थी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ताराबाई के प्रभुत्व को, पहली बात तो ताराबाई को कमजोर करने का षड्यंत्र रचा गया। ताराबाई को कमजोर करने का षड्यंत्र रचा गया। अब होता क्या है कि जो मुगल बादशाह था बाज बहादुर, ये क्या आया था, दक्षिण अभियान पर आया था। जो बाज बहादुर है वो कहाँ आया था, दक्षिणी अभियान पर आया था। तो साहू भी उसके पास पहुंच जाता है। ठीक है, और इधर से ताराबाई का प्रतिनिधि भी पहुंच जाता है। दोनों पहुंच गए और दोनों ने कहा कि हमें क्या दो, दक्षिण में अधिकार दो। किसके अधिकार दो, चौथ वसूलने के अधिकार दो। मैंने आपको बताया था कि चौथ वसूलना क्या होता है। चौथ वसूलना एक कार्य होता है जिसमें जिन राज्यों से चौथ वसूला जाता है उनको मराठा सुरक्षा की गारंटी दिया करते थे। ठीक है, चलिए अब पहले ये जो मुगल बादशाह था उसने सोचा ये क्या सिस्टम है, एक ही राज्य के दो प्रतिनिधि आ गए। इधर से साहू भी पहुंच गया। ताराबाई साहू से पूछा भाई तू कहाँ का है, तो बोला था मैं मराठा प्रतिनिधि हूँ। ताराबाई के उससे पूछा तू कहाँ का है, जो हम भी साहब मराठा प्रतिनिधि हैं। तो उसने कहा कि ऐसा करो पहले तुम दोनों लड़ लो आपस में, और जब तुम्हारी लड़ाई पूरी हो जाए तो मुझे बता देना, मुझसे अधिकार ले लेना, मैं दोनों को नहीं दे सकता। ठीक है। तो इसके बाद इनके बीच में संघर्ष तेज हो जाता है। क्या हो जाता है, संघर्ष तेज हो जाता है। अब निजाम उल मुल्क जो होता है, कौन, निजाम उल मुल्क जो होता है, इसको क्या बनाया गया, दक्षिण का सूबेदार बनाया गया। निजाम उल
मुल्क। अब निजाम उल मुल्क के पास चंद्रसेन के कहने पर एक प्रतिनिधिमंडल जो होता है वो जाता है और कहता है कि आपका सहयोग चाहिए हमें, ठीक है। किसके द्वारा? ताराबाई के द्वारा। ताराबाई के द्वारा प्रतिनिधिमंडल भेजा गया। किसके कहने पर भेजा गया था? चंद्रसेन के, ठीक है। अब निजाम उल मुल्क जो था वो घोर विरोधी था मराठों का। ये क्या था? मराठों का घोर विरोधी था। इस कारण से कई मराठा सरदार थे वो इस बात से प्रसन्न थे कि मुगलों से मदद मांगी जाए, ठीक है। क्या मांगी जाए? मदद मांगी जाए। और उनमें था एक रामचंद्र पंत। क्या नाम था? रामचंद्र पंत, ठीक है। तो रामचंद्र पंत जो होता है इस बात से खुश नहीं था और इसने क्या किया? 1714 में ताराबाई और शिवाजी सेकंड को क्या किया? बंदी बना लिया, ठीक है। क्या बना लिया? बंदी। और जब बंदी बना लिया जाता है तो साहू बड़ा खुश होता है और कहता है कि मेरे जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या थी उसका क्या हो गया? खात्मा हो गया, ठीक है। और महाराष्ट्र के शासन को एक छत्र के नीचे लाने का प्रयास सफल होता है। तथा पेशवा के पद की प्रतिष्ठा और बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए, तो ताराबाई को कम बात समझ में आई आपको? इसको कोई लिख रहा हो तो लिखिए, वरना मिटाते हैं। अब देखिए सैयद बंधुओं के साथ क्या होता है? सैयद बंधुओं के साथ, और सैयद बंधु का मतलब क्या होता है? सैयद बंधु का मतलब होता है अब्दुल्ला खां, ठीक है। सैयद अब्दुल्ला खां। और दूसरा कौन था? दूसरा था हुसैन अली, सैयद हुसैन अली। ये दो भाई थे। अब इन दोनों भाइयों ने क्या किया? मिलके फर्रुखसियर को दिल्ली का क्या किया? सम्राट घोषित करवा दिया। अब उसको सम्राट तो घोषित करवा दिया, लेकिन कुछ समय तो वो उनके अनुसार चला। लेकिन बाद में फर्रुखसियर ने ये सोचा कि इन दोनों भाइयों को ठिकाने लगा के दिल्ली को, या मैं अपने आप को इनसे क्या कर लूँ? मुक्त कर लूँ, ठीक है। तो उसने क्या किया? साहू को एक पत्र लिखा और उस पत्र में साहू को कहा कि मैं इनमें से एक भाई को दक्षिण भेज रहा हूँ, और जब दक्षिण भेजूंगा तो मैं उसे कहूँगा कि वो तुम पे आक्रमण करे, और वो जब तुम पे आक्रमण करे तो तुम उसे निपटा देना, ठीक है। ये बात किसको कही? साहू को कही। किसने कही? फखरुद्दीन ने कही। इधर दोनों भाइयों में से हुसैन अली को कहाँ भेज दिया? दक्षिण में भेज दिया, और उसको कही बात की जाओ और मराठों के ऊपर आक्रमण कर दो, ठीक है। लेकिन उसके जो भाई था उसको ये सूचना मिल गई कि भाई ये मरवाना चाहता है, और उधर अब्दुल्ला भी परेशान दिल्ली में। तो वो दूसरा जो भाई था हुसैन अली जो था, अब हुसैन अली ने क्या किया? मराठों से बात की। मराठों में इसने बालाजी से बात की। अब इसने क्या किया कि भाई ऐसा करो, तुम हमारी मदद करो, वो तुमको क्या देगा? वो तुमको 6
क्षेत्रों का चौथ दे देगा, सरदेशमुखी दे देगा, हम तुमको बहुत कुछ दे देंगे। उसने कहा भाई क्या दोगे हमें बताओ। तो उसने कहा देखिए हम तुम्हारे जितने भी परिवार के लोग बंद हैं हमारी जेलों में, मराठे बंद हैं, ठीक है, तुम्हारी माता बंद है, तो इन सभी को हम छोड़ देंगे, ठीक है। इसके अलावा दक्षिण के सभी जो जितने भी हिस्से हैं उनकी तुमको चौथ और सरदेशमुखी दे देंगे। उसके बाद 5000 मराठा घुड़सवारों को अपनी सेवा में रख लेंगे और बहुत पैसा हम तुम्हें देंगे। तो बोल रहा है बात तो ठीक है। और उनका बताओ क्या करना है कि ऐसा करो तुम फर्रुख सियर को मरवा दो। इन्होंने कहा बिल्कुल तुम्हारा काम हो जाएगा। अब देखिए हुआ क्या, जैसे ही ये बातें हुई तो इधर बालाजी विश्वनाथ को भेज दिया गया, दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया। और इधर ये 1500 मराठा सैनिक लेके पहुंच जाता है। कितने? 1500 मराठा सैनिक लेके पहुंच जाता है और उसके साथ में सैयद बंधु भी था। अब ये दोनों कहाँ पहुंच जाते हैं? दिल्ली पहुंच जाते हैं। और दिल्ली में जाके अब्दुल्ला को पता चल गया भाई आ गया, उसने उदम कर दिया वहाँ जाके और बहाना ढूंढा उससे लड़ने का। और जैसे ही उसने उसे मारने के आदेश दिए तो इन्होंने जाके फखरुद्दीन को दबोच लिया, ठीक है। और दबोच के फखरुद्दीन की दोनों जो आंखें थी वो फोड़ दी और उसको मार डाला। और इससे क्या हुआ मराठों को उनकी दलबंदी का पता चल गया कि मुगलों के अंदर तो बहुत बड़ी दलबंदी बनी हुई है, और उसका फ़ायदा उठाया। और उसके बाद सैयद बंधुओं ने क्या किया, उसके जो परिवार के लोग थे, जितने भी सरदार थे, उनको मुक्त कर दिया। दक्षिण के क्षेत्रों की सूबेदारी और चौथ और सरदेशमुखी का जो अधिकार है वो मराठों को दे दिया। और दक्षिण के साम्राज्य में एक साझेदार के रूप में वो क्या हुए, स्थापित हो गई, ठीक है। तो बालाजी विश्वनाथ की क्या होती है, एक प्रकार से बड़ी सफलता थी, बड़ी सफलता थी। और मराठों को जो मुगलों का भय बना हुआ था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, बालाजी विश्वनाथ वापस आ जाता है फर्रुख सियर की हत्या के बाद। तो उसके बाद फिर ये आता है और इसका शाहू के द्वारा दरबार में बहुत अच्छा भव्य स्वागत किया गया, क्योंकि परिवार के और भी लोग उसके साथ में आए हुए थे। लेकिन अब उसने क्या किया, एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? उत्तर भारत को जीतने का। उत्तर भारत को जीतने का क्या बनाया, प्लान बनाया कि अब तो मुगलों की स्थिति क्या है, कमज़ोर है। दो सैयद बंधु जो हैं वो क्या हैं, हमारे अनुसार बात कर रहे हैं, हमारे अनुसार चल रहे हैं। तो हम उत्तर भारत पर क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और बीच में ही बालाजी विश्वनाथ की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? 1720 में हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ से मराठों की जो शक्ति थी उसका क्या हो चुका था, आगाज हो चुका था, ठीक है। इधर जो ताराबाई थी उसका जो प्रभुत्व है वो भी क्या हो चुका था, समाप्त हो चुका था। और अब एक सही समय पेशवाओं के लिए उभर कर सामने आ चुका था मराठा राजनीति में, ठीक है। तो मुगलों के द्वारा मराठों को सौंपे गए अधिकार, क्या क्या अधिकार सौंपे गए देखना एक बार। दक्षिणी भारत के राज्यों से चौथ वसूलने का अधिकार मिल गया। चौथ वसूलने का अधिकार मिल गया। दूसरा पॉइंट, मराठा राज परिवार के लोगों को, मराठा राज परिवार के लोगों को एवं
कई सरदारों को जेल से छोड़ दिया गया। जेल से छोड़ दिया गया, ठीक है। पाँच 5,000 मराठा घुड़सवार को नियुक्ति प्रदान की गई। क्या प्रदान की गई? नियुक्ति प्रदान की गई। दक्षिणी भारत में सहयोग का आश्वासन मिला। ठीक है, तो ये सारे जो समझौते हैं वो एक प्रकार से इन दोनों के मध्य में किए गए। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला देखिए, अगला बनता है उसकी मृत्यु के बाद पेशवा बाजीराव फर्स्ट 1720 से लेकर 1740 तक। इसकी एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध है जो मैंने बोर्ड पर लिखी है। क्या कहावत है? कि हमें इस जज्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही खत्म हो जाएंगी। ठीक है, इसने एक परिभाषा दी थी। क्या परिभाषा दी थी? परिभाषा इसके द्वारा ये दी गई थी, अगर कोई पेड़ है तो उसके जो तना है उस पर क्या कीजिए? प्रहार कीजिए, शाखाएं तो क्या हो जाएंगी? खुद टूट के गिर जाएंगी। ठीक है, तो ऐसी इसकी परिभाषा थी जो काफ़ी प्रसिद्ध परिभाषा है और कई बार पेपर में पूछ ली जाती है। तो उसकी मृत्यु के बाद इसको क्या बना दिया जाता है? पेशवा बना दिया जाता है। और पेशवा बनने के बाद इसके सामने बहुत सारी समस्याएं थी, क्योंकि इसके विरोध में कई लोग थे। कौन कौन थे? कौन कौन लोग इसके विरोध में थे? देखिए, सबसे पहले जो इसके विरोधियों में शामिल किए जाते हैं तो दक्षिण का निजाम था, इसके अलावा संभाजी द्वितीय था, और तीसरा जो था वो सेनापति त्र्यंबकराव था। ठीक है, तो निजाम, दूसरा इसका विरोधी जो था खुद संभाजी सेकंड, राजाराम की दूसरी पत्नी का बेटा था ये। तो ये ऐसे करके तीन लोग जो थे ये इसके विरोधी थे, और इसको इन तीनों को ठिकाना लगाना क्या था? बेहद आवश्यक था, और ये इनको लगा भी देता है। पेशवा बाजीराव फर्स्ट जो होता है वो 1720 से लेकर और 1740 तक क्या करता है? पेशवा के पद पर आसीन रहता है। ठीक है, आप देखिए होता क्या है, एक कहानी के माध्यम से समझिए, क्योंकि इसकी थ्योरी तो किताबों में भी लिखी हुई है। हुआ यूं कि निजाम ने क्या किया? निजाम ने क्या किया? क्योंकि जो निजाम था वो विरोधी था। ठीक है, क्या था? विरोधी था। किनका विरोधी था? सैयद बंधुओं का विरोधी था। तो वो दक्षिण आ गया और हैदराबाद में अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहता था, लेकिन सैयद बंधु क्या थे? वो इसके कट्टर विरोधी थे। ठीक है, तो इसने क्या किया? इसने हैदराबाद के अंदर जो अपनी स्थिति है उसको क्या किया? काफ़ी मजबूत कर लिया। और जब अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया तो इसने मराठे जो पहले की दक्षिण के 6 राज्यों से टैक्स वसूल कर रहे थे उसको देने से क्या किया? इनकार कर दिया। अब जब इस बात का मराठों ने क्या किया? विरोध किया, तो इसने क्या किया? इनका जो चचेरा भाई था, कौन? संभाजी सेकंड, इसको उकसाया कि भाई तू भी तो इस राज्य का आधा उत्तराधिकारी है, तू भी क्या कर, इनसे मांग कर, डिमांड कर। तो संभाजी सेकंड ने भी कहा हाँ भाई, मुझे भी दक्षिण के जो राज्य हैं उनके आधा हिस्से दीजिए, मुझे भी सरदेश मुखी दीजिए। तो इस बात को ये लोग समझ चुके थे कि इसको कौन भटका रहा है? निजाम भटका रहा है। तो संभाजी सेकंड ने भी क्या किया? इसके सुर में सुर मिलाए। ठीक है,
अब इसके सुर में सुर मिलाए तो इन्होंने क्या किया, दबाव डालने का प्रयास किया। क्या किया, दबाव डालने का प्रयास किया। इसके समाधान के लिए बालाजी ने एक रास्ता निकाला, और वो कौन सा रास्ता था, वो रास्ता था युद्ध का। ठीक है, क्या रास्ता था, युद्ध का रास्ता था। और इन्होंने छापामार युद्ध पद्धति को अपना लिया। ठीक है, कौन सी पद्धति को अपनाया, छापामार युद्ध पद्धति को अपनाया। और 1721 में, ठीक है, निजाम को परेशान होकर क्या करनी पड़ी, संधि करनी पड़ी। और संधि में क्या कहा कि दक्षिण के राज्यों से मराठे चौथ वसूल सकते हैं, चौथ वसूल सकते हैं। तो उसके बाद क्या किया फिर, अब मराठों ने क्या किया, मालवा के ऊपर आक्रमण कर दिया, मालवा में लूट कर ली। तो वहाँ दिल्ली से मोहम्मद शाह ने क्या किया, निजाम को बुलाया दिल्ली, और ये कहा कि तुम एक सेना लेके जाइए और उस सेना से क्या कीजिए, मराठों के ऊपर आक्रमण कीजिए और इनको शांत कीजिए। अब निजाम तो ये बात चाहता था कि मुझे कोई मदद करे, क्योंकि वो खुद चिढ़ा बैठा था इनसे। ठीक है, अब वो इस बात के लिए राजी हो जाता है और अपनी जो सेना है वो लेके चल देता है। लेकिन जब वो रास्ते में आ रहा था, तो 1738 में इसको रास्ते में घेर लिया गया और भोपाल के नजीक, ठीक है, कहाँ पे, भोपाल के नजदीक अचानक क्या किया, इस पर आक्रमण किया गया। किसके द्वारा किया गया, पेशवा बाजीराव के द्वारा इस पर आक्रमण किया गया। उसे रास्ते में ही घेर लिया गया और इन दोनों के मध्य में दुरई सराय की क्या हुई, संधि हुई। कौन सी संधि हुई, दुरई सराय की क्या हुई, संधि हुई। और दुरई सराय की संधि के द्वारा मराठों ने दोबारा जो है दक्षिण के भागों से चौथ का कर वसूलने और सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार ले लिया। इसके अलावा 50 लाख रुपए, क्या 50 लाख रुपए का टैक्स जो है वो भरने को कहा, किसको, निजाम को। ठीक है, 1738 में जब ये दिल्ली से आ रहा था तो भोपाल के नज़ीक पेशवा बाजीराव ने इसको घेर लिया और दुरई सराय की क्या की, संधि की। बात समझ में आई। उस संधि के बाद ये वापस क्या होता है बाध्य हो जाता है। किसके लिए बाध्य हो जाता है, दक्षिण का चौथ सौंपने के लिए। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, 1730 में बाजीराव ने बरना नदी के किनारे संभाजी को परास्त कर दिया। किसको परास्त कर दिया, संभाजी को परास्त कर दिया। बात समझ में आ गई आपको। ये यहां पे क्या लिख रहा है, 1738, और मैं यहां क्या लिख रहा हूं, 1730। किसको, संभाजी सेकंड। ठीक है, तो 1730 में संभाजी सेकंड को परास्त किया गया, परास्त किया गया। तो ये घटना जो है वो पहले की है और ये क्या है, बाद की। तो संभाजी सेकंड को किसके द्वारा, बाजीराव फर्स्ट के द्वारा परास्त किया गया था। और इसके बाद संभाजी सेकंड ने विरोध करना क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। ठीक है, तो ये भी बात महत्वपूर्ण है, ये भी बात महत्वपूर्ण है। तो ये है पेशवा बाजीराव सेकंड की उपलब्धियों में। ठीक है, तो इसमें लिखना है पेशवा की ये उपलब्धियां, पेशवा की ये उपलब्धियां इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध हुई। इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध हुई। ठीक है, चलिए
इसके बाद क्या किया, मराठों ने धीरे धीरे करके अपनी स्थिति को मजबूत करना शुरू किया और अपने अभियान जो हैं वो दक्षिणी भारत में शुरू कर दिए, उत्तरी भारत में शुरू कर दिए, क्योंकि दक्षिणी भारत की तो अभी बता ही रहे थे हम। अब कहाँ शुरू कर दिए, उत्तर भारत में शुरू कर दिए। उत्तर भारत के अभियानों में इन्होंने क्या किया, गुजरात पर 1727 से गुजरात पर आक्रमण करना और लूटना शुरू किया, ठीक है। और 1735 तक गुजरात पर मराठा अधिकार हो गया, ठीक है। किसका अधिकार हो गया, तो मराठों का अधिकार हो गया। किस पे अधिकार हो गया, गुजरात पर। बात समझ में आई। चलिए, तो 1727 से गुजरात पर आक्रमण करना और लूटना शुरू किया और 1735 में जाके गुजरात पर मराठों का क्या हो जाता है, संपूर्ण अधिकार हो जाता है। इसके बाद क्या था, इन्होंने इसके बाद इसके आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण शुरू किया, जैसे कि मालवा, राजस्थान में जो दक्षिणी राजस्थान के हिस्से थे वो वाले, ठीक है। और इन्होंने जयपुर तक आक्रमण किए, ठीक है। इससे इन्हें बड़ी मात्रा में क्या मिलता था, चौथ प्राप्त होता था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, एक बड़े क्षेत्र में इनका एक बड़ा उत्कर्ष हो जाता है। और 1736 में स्वयं जो पेशवा थे वो कहाँ पे आए थे, उदयपुर आए थे, ठीक है। कहाँ पे आए थे, उदयपुर आए थे। कब, 1736 में। 1736 में पेशवा स्वयं उदयपुर आए। कहाँ आए, स्वयं उदयपुर आए। बात समझ में आई। चलिए, तो इनके समय क्या होता है, जो पेशवा थे उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव जो है वो भारत में बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन बाद में इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। कैसे हो जाती है, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, कौन सी मूवी देखी होगी, बाजीराव मस्तानी, ठीक है। कौन सी मूवी देखी होगी, बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होगी। बुंदेलखंड, कौन सी, बुंदेलखंड से उसकी क्या करवा दी जाती है, शादी करवा दी जाती है। उसके बाद वो मुस्लिम होने के कारण उसको मराठा परिवार में सम्मान नहीं मिलता। उनके परिवार वाले लोग उनको मना कर देते हैं कि इसको हम यहाँ नहीं रखेंगे। बाजीराव कहता है ये रहेगी। उसके बाद मतभेद होते हैं। मतभेद होने के बाद हालत जो है वो ज़्यादा खराब हो जाती है। और बालाजी जब युद्ध अभियान पर गए हुए थे तो उस दौरान उनको बंदी बना लिया जाता है नाना साहेब के द्वारा, और उसी संदर्भ में वो बीमार पड़ जाते हैं और उनकी क्या हो जाती है, ज्वर के कारण मृत्यु हो जाती है, ठीक है। बात समझ में आई। चलिए, तो ये था पेशवा बाजीराव फर्स्ट। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।